नमस्कार साथियों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम खिलजी वंश के जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा किए गए सुधार कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम उसके द्वारा किए गए सैन्य सुधार, बाजार सुधार और भूमि सुधार, इनके बारे में बारी बारी से प्रमुख तथ्यों के साथ चर्चा करेंगे। ये है अलाउद्दीन खिलजी, आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, और ये सेकंड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है खिलजी वंश का जो सीमा है, ठीक है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। आप देखेंगे कि इसने इसके उसमें दक्षिण का जो है भाग वो वाइट दिखाया जा रहा है और ऊपर का ग्रीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसने दक्षिण में अभियान शुरू नहीं किए। दक्षिण में अभियान किए, लेकिन उसको जो है अपनी सत्ता में शामिल नहीं किया। लास्ट में उसके जो जीवन काल के अंतिम क्षणों में ज़रूर मलिक कफूर जो है वो देवगिरी को शामिल कर लेता है, नहीं तो ऐसे वो सिर्फ इसको एक लूटपाट के केंद्र की तरफ ही देखता था। तो चलिए शुरू करते हैं सैन्य सुधार जो सेक्शन है हमारा। देखिए, पहला बिंदु इसमें लिखा है अलाउद्दीन ने बड़ी संख्या में स्थायी सेना रखी। ठीक है, अलाउद्दीन के सामने बहुत सारी समस्याएं थीं। एक विद्रोहियों का दमन करना था, उसके अलावा उसकी एक जो महत्वाकांक्षा थी एक विजय पूरे भारत की, जिसके कारण उसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण की। साथ ही साथ मंगोल आक्रमण भी सबसे ज़्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण था, जो अटैक हो रहे थे उसके लिए एक स्टैंड बाई जो आर्मी थी उसकी ज़रूरत थी, और उसने बलबन की तरह ही स्थायी सेना रखी। और इसने चेंजेस क्या किए, उसने इनको जो वेतन है वो नगद में देने की शुरुआत की, यानी कि उनको जो वेतन है वो कैश के रूप में दिया जाता था। अपने ज़माने में उस समय में कैश में देने वाला जो वेतन है ये पहला काम करता है। तो अब बात आती है कि उसने वेतन तो कैश के रूप में देना शुरू कर दी, लेकिन अब उसको इतनी जो पैसे की जो पूर्ति कहाँ से होगी, पैसा कहाँ से आएगा जो वेतन के लिए। तो इसके लिए वो क्या करता है, जो गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र, दोआब है, गंगा यमुना दो नदियों के बीच में पड़ने वाले जो क्षेत्र होते हैं उसे दोआबा बोलते हैं। वहाँ से जो उपज मिलती थी वहाँ से उसने टैक्स जो है डायरेक्ट अपने मतलब कि केंद्र पे ही लेने लगा। केंद्र पे कैसे लिया कि उस भूमि को है जो उसने इक़्तिदारों से मुक्त कर दिया, और जो है उन भूमियों को एक खालसा भूमि के रूप में कन्वर्ट कर दिया। खालसा भूमि, आप जानते हैं कि खालसा भूमि एक सरकारी भूमि होती थी जिस पर नियंत्रण सुल्तान का यानी कि डायरेक्ट जो केंद्रीय सरकार का होता था, वह उसकी वसूली करती थी। तो इस प्रकार से उस भूमि को खालसा भूमि में कन्वर्ट करता है और वहाँ से वो टैक्स जो है मतलब कर लेता है। ठीक है, और लेकिन कर की सीमा भी बहुत ही वो बढ़ा देता है, ये उपज का 50% कर देता है, यानी कि 50% वो टैक्स वसूलता था। तो यहाँ से उसकी जो यहाँ की सेना का जो खर्चा था वो मिल जाता था, और भी बहुत सारे स्रोत थे, लेकिन जो मेन जो है इसने जो इसको गंगा यमुना के दोआब को एक इसके वेतन के रूप में रखा, मतलब कि इसके बाद आप देखेंगे कि फरिश्ता जो है इसका एक इतिहासकार है उस ज़माने का, और उसके द्वारा जानकारी मिलती है कि इसकी जो सेना में है घुड़सवार बहुत थे, मतलब घोड़ों की संख्या बहुत थी, और वो संख्या लगभग 4,75,000 बताता है। ठीक है, घोड़ों की संख्या बहुत थी, इसका बहुत ज़्यादा ही स्रोत मिलते हैं। जैसे कि जब वो उसने गुजरात विजय की थी, उसने वहाँ से बहुत सारे अच्छी नस्ल के मतलब उच्च कोट की जो नस्ल के जो घोड़े होते थे वहाँ से उसने प्राप्त किए। उस समय गुजरात ही एक ऐसा स्थान था कि जहाँ पर उच्च कोटि के जो घोड़े हैं वो मिला करते थे। तो गुजरात विजय के बाद उसके पास बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े हो जाते हैं, और इन घोड़ों में जो करप्शन है, मतलब कि ये भ्रष्टाचार जो इनको पालने वाले होते हैं, इनसे निपटने के लिए वो एक दाग नामक जो प्रथा आरंभ करता है। ठीक है, दाग क्या होता था, एक प्रकार से घोड़ों की ब्रांडिंग होती थी। ऐसा होता था कि जैसे कि शुरुआत में तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के घोड़े शामिल कर लिए गए, लेकिन बाद में जो है
उनको चेंज कर लेते थे, जो उनके जो रखवाले करते थे उन्हें बेच देते थे, उनके बदले में कमज़ोर बूढ़े घोड़ों को रख लेते थे। तो जो है इसकी जो सेना की जो क्षमता है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। क्यों? साथ ही साथ पैसा तो वो पूरा एक उच्च कोटि के एक घोड़े का पैसा ले रहे हैं, लेकिन सेवा में एक निर्बल एक दुर्बल घोड़ा वो काम कर रहा है। तो इन जो चीज़ों को जो है इनसे निपटने के लिए वह एक दाग सिस्टम अब लाता है। घोड़ों को दागा जाता था। इससे फ़ायदा हुआ कि वो बाज़ार में खुला बिक भी नहीं सकते थे, पता चल जाता था कि ये सेवा में वाला है ये घोड़ा। इसके बाद उसने एक हुलिया प्रथा भी आरंभ की। हुलिया मतलब चेहरा। बेसिकली हुलिया क्या होता था? हुलिया में सैनिकों का विवरण लिखा जाता था, यानी कि उसमें सैनिकों का विवरण होता था। ठीक है, तो आप इस लाइन को नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, किसने दाग और हुलिया मतलब प्रथा आरंभ की। इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, उसने सेना का गठन कर लिया है, सेना को पैसा भी देने लगा है, और उसमें बारी बारी में वह सेना का रिव्यू भी करता था, मतलब उस सेना की समीक्षा भी करता था, और उसमें देखता था कि उनकी सेना का स्टैंडर्ड क्या है, सभी सैनिक कैसे हैं, स्वस्थ हैं, उसकी क्षमता कैसी है। तो वह समय समय पर अपनी सेना का भी वो समीक्षा भी करता रहता था, क्योंकि उसे एक एक सक्षम सेना उसे चाहिए होती है। और बेसिक आप देखेंगे कि उसका जो है, जो बाकी जो सुधार करेगा वो उसका जो एक कारण होगा, उसके जो सैनिक होगी, सैन्य शक्ति होगी, वो उसका एक प्रमुख कारण बनेगी। ठीक है, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। ठीक है, तो पता है ये थे इसके बेसिकली सैन्य सुधार। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके बाजार सुधारों की ओर। ठीक है, बाजार सुधार। हमें देखिए, हमें पता है कि खिलजी ने सैनिकों को वेतन नगद देने का निर्णय कर लिया था, वह उन्हें एकता प्रदान नहीं किया था, ये हम जान चुके हैं। तो ऐसे में वो चाहता था कि सैनिक जो हैं उन्हें सामान खरीदने में महंगाई का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि उसका सोचना था कि अगर व्यापारियों ने सामान के भाव बढ़ा दिए तो उन्हें सैनिकों का भी वेतन बढ़ाना पड़ेगा। अगर वेतन नहीं बढ़ाएगा तो सैनिक जो हैं अपने मन से कार्य नहीं करेंगे, यानी कि एक प्रकार से वो विद्रोह हो या एक उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है उसमें भी एक कमी आएगी। साथ ही साथ अगर वो वेतन बढ़ाता है तो उसको जो उसका राजकोष है उस पर उसको काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ेगा, उसका जो राजकोष खाली हो जाएगा भाई जब वेतन बढ़ेगा। तो ऐसे में यह एक बाजार सुधार प्रणाली लाता है। इतिहासकार कुछ मानते हैं कि ये सैनिकों के हित में था, लेकिन इसका जो अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव है वो सारी जनता पर पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा हितकारी साबित होता है, और साथ ही साथ ये आगामी शासकों के लिए एक दिशा निर्देश का भी कार्य करता है। ठीक है, ये इमेज में आप देख रहे हैं, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो सिक्के हैं। ठीक है, एक टका है जो चांदी का है। तो अब वो सबसे पहले बाजार सुधार के अंतर्गत कीमतों पर नियंत्रण करता है। ठीक है, कीमतों पर नियंत्रण करने का मतलब ये है कि वो उनकी एक निश्चित कीमत तय करता है। वो जो कीमत होती है वो उनके उत्पादन पर निर्भर करती थी। उसने बाज़ार में जो है वस्तुओं के दाम कम नहीं किए, कि उसने उनकी जो लागत है उसकी तुलना में उसने वस्तुओं को कम कर दिया हो, मतलब कि कीमत कम कर दी हो। उसने सिर्फ वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखा। उसने उसके हर चीज़ों के रेट फिक्स किए और उन्हीं पर उन्हें बेचा जा सकता था। तो इसके लिए जो है अलाउद्दीन ने सबसे पहले जो है अलग अलग बाज़ार स्थापित करता है। ठीक है, सबसे पहले उसने एक बाज़ार अनाज के लिए बाज़ार की स्थापना की, मतलब अलग मंडी बनाई। कपड़े, चीनी, मेवे, तेल, दही इत्यादि इसके लिए भी एक बाज़ार की स्थापना करता है। इसके बाद वो घोड़े और दासों और पशुओं के व्यापार के लिए, जहाँ पर इनकी बिक्री होती थी, तो वहाँ के लिए एक अलग बाज़ार का निर्माण करता है। इसके बाद एक अलग जो बचे कुचे जो आइटम्स हैं उनके लिए भी एक साधारण बाज़ार की स्थापना कर देता है। ठीक है, इसने इस प्रकार से कैटेगरी वाइज मार्केट जो है वो बना देता है। अब इसने मार्केट बना दी तो अब इसे को कंट्रोल करने के लिए जो एक पोस्टर बनानी पड़ेगी, मतलब कि जो इसको देख रेख करने वाला होगा। हर मंडी में जो सुल्तान तो जाएगा नहीं,
तो उसके लिए वो एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो उसके अंडर में ये मंडी होती हैं। प्रत्येक मंडी के लिए, मतलब प्रत्येक जो बाजार के लिए एक एक उच्च अधिकारी रखा गया था, और उस उच्च अधिकारी को शाहना ए मंडी कहा जाता था। ठीक है, इस शब्द को याद कर लीजिए, शाहना ए मंडी। पूछ भी लिया जाता है शाहना ए मंडी का किससे रिलेटेड था, और यह किसका जो गठन किस शासक ने किया था। ठीक है, अब इसको नियंत्रण करने के लिए एक अधिकारी बैठा दिया, जिसका नाम जो शाहना ए मंडी कहा जाता था। चलिए, उसने मंडी बना दी, कीमतें भी तय कर दी। अब बारी करती थी कि वहाँ पर जैसे कि किसी को उसमें मंडी में भाग लेना, मतलब कि उसको अपना व्यापार करना है, सामान बेचना है, तो ऐसे आप नहीं जा सकते थे कि जैसे कि आपका मन चला कि चलिए मेरे को आज मैं ये बेचाता हूँ, इसमें आज यहाँ लगा लेता हूँ अपना सामान। ऐसे कुछ सिस्टम नहीं था, आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था इस कार्यालय में। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन होता था, फिर आप वहाँ पर आप जो है अपना जो भी व्यापार है वो उन मंडियों के में कर सकते थे। ठीक है, हर प्रत्येक प्रकार के माल का जो कीमत तय थी। अनाज का वो स्टॉक भी रखता था। ठीक है, अनाज जो है वो उसको स्टॉक रखता था। उसने बहुत सारी गोदाम बनाई, वो बिल्कुल जैसे आज के समय में देखेंगे कि FCI है, बिल्कुल वैसे ही वो कार्य करती थी। आपातकाल में इन्हीं से वो सप्लाई भी करता था, कि जैसे कि कहीं पर आपातकाल पड़ गया, अन्न की ज़रूरत है, और तो यहीं से वो सब की जो है पूर्ति की जाती थी। उसके लिए एक इसी से संबंधित वो एक और विभाग का गठन करता है, जिसे दीवान ए रियासत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो प्रमुख अधिकारी जो है वो नाइब ए रियासत कहलाता था। इन सब जो है शब्दावलियों में इन्हें आप याद रख के रहिए, ये सभी प्रश्न में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, दीवान ए रियासत का किसके समय में गठन किया गया है और इसका जो किससे रिलेटेड था, तो ये सब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछेगा कि कीमतें तय कर दी गई। हाँ, आपको याद होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कैसे कीमतों में नियंत्रण किया, लेकिन आप परीक्षा में देखेंगे, अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे सीधे ये फैक्टों पर ज़्यादा चर्चा करेगा, लेकिन आप समझ रखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगा। देखिए, जो अब दीवानी रियासत का भी इसने एक गठन कर दिया, तो उसका कार्य क्या होता था, तो वह बेसिकली जो कार्य करता था वो सुल्तान द्वारा जारी किए गए आर्थिक नियम और बाज़ारों को नियंत्रित करना होता था। ठीक है, बाज़ार में उसने उस व्यापारियों के लिए रूल बना रखे थे कि कोई भी तय कीमत के लिए से ज़्यादा पैसा नहीं वसूल करेगा, ना ही ज़्यादा कम उसकी माप तौल में भी कटौती नहीं करेगा कि कोई कम मानक वाला बाट इस्तेमाल कर ले, जिसमें वो लिखा 1 किलो हो लेकिन वो मिले 500 ग्राम या 800 ग्राम। ऐसे उसने सारे निर्देश दे रखे होते हैं। फिर भी कि अगर कोई ना चाहते हुए भी व्यापारी अगर ऐसी कोई उसके कानूनों का उल्लंघन करता है, तो इसके लिए वो बाज़ारों में एक अपने जो है वो सीक्रेट एजेंट भी तैनात कर रखे होते हैं। उन जो सीक्रेट एजेंट हैं उनको मुनिहास कहा जाता था। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये एक प्रकार के सीक्रेट एजेंट होते थे जो पूरे बाज़ार में घूमते रहते थे और एक खुफिया रिपोर्ट तैयार किया करते थे कि यहाँ पर ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है, जैसे भी कैसा कहाँ पर क्या दिक्कत है। तो ये सारी जो गोपनीय रिपोर्ट हैं ये सुल्तान को भिजवाया करते थे, यानी ये जो रिपोर्ट्स सुल्तान तक वो भिजवाते थे, ये इनका काम होता था। कभी कभी सुल्तान ऐसे बाज़ारों का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण भी करवा देता था, मतलब कि एक जांच दल के तौर पर किसी भी को भेज देता था कि आप जाइए, आप यहाँ का निरीक्षण कीजिए और पाइए कि वहाँ पर ऑन द स्पॉट क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने काफ़ी सारे जो है सुधार किए कि एक मतलब कि एक जो फेयर जो है मंडी जो चले, एक देखिए करप्शन अगर कम होगा तो यही सी बात है कि चीज़ों के जो हैं वो आसानी से एक उनमें ऐसी जो ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ेगी जब तक कि उनकी जो लागत है और उसमें जो कॉस्ट प्रोडक्ट है जो उनकी, उसमें अगर परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर इन सब निर्देशों के बावजूद भी अगर कोई भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता था, यानी कि इन भ्रष्टाचार जो होते थे,
तो और वो पकड़ में आ जाता था तो उन्हें कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, यानी कि आप एक कठोर प्रावधान दंड देने का प्रावधान था। ठीक है, जो कीमतें इसने तय कर रखी थी, ये कीमतें अकाल के दौरान भी यही कीमत होती थी, इनमें कोई कटौती नहीं होती थी। ठीक है, ये एक चित्र है, इस प्रकार से ये मार्केट कंट्रोल्स को दिखा रहा है एक मंडी के रूप में। ठीक, ये एक समझने के लिए आपके है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको एक शब्द नया देखने को मिलेगा, शरा-ए-अदल। ठीक है, शरा-ए-अदल, यहाँ पर क्या होता था, ये भी एक बाजार का ही भाग था, एक अलग सेपरेट, मतलब कि एक ये अलग बाजार थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाहर से लाया गया सामान बिकता था। ठीक है, बाहर से लाया गया सामान बिकता था, जैसे कि बाहर से व्यापारी अफ़गान के और इधर ईरान साइड के जैसे व्यापारी आते थे, वो अपना सामान लाते थे, तो उनके लिए एक बाज़ार बना दी गई, जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेड सामान मिलता था। और इस प्रकार इस बाज़ार को जो है सरकार द्वारा आर्थिक मदद भी उपलब्ध हुआ करती थी। ठीक है, तो ये शरा-ए-अदल एक प्रकार का यहाँ पर बाहर से लाया गया हुआ सामान बिकता था, और याद कर लीजिएगा ये भी एक मतलब कि मार्केट ही थी। चलिए अब बात करते हैं भूमि सुधार। भूमि सुधार के अंतर्गत हम भूमि राजस्व भी पढ़ लेंगे। इसके बारे में कहा जाता है कि यह दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने भूमि के माप का आदेश दिया। भूमि के माप का आदेश दिया, और उसके समय पर जो भूमि का जो माप है वो बिस्वा के माध्यम से किया जाता था। सुने होंगे कि बिस्वा बीघा, तो जो भूमि का जो मापन है वो बिस्वा के माध्यम से किया जाता था, और माप के बाद ही भूमि से राजस्व का आकलन किया जाता था। ठीक है, पहले क्या होता था, एक जो गांव होते थे वहाँ की जो सामूहिक लगान तय कर दिया जाता था। ठीक है, उसमें क्या होता था, जैसे कि भाई 1000, आप उदाहरण के लिए बता दूं, अगर 1000 रुपये तय किया गया उसका लगान, और उसमें 10 फैमिली हैं समझ लिए। ठीक है, तो मतलब कि 10 फैमिली हैं, तो समझ लीजिए कि आपको पर व्यक्ति 100 रुपया आएगा। 100 रुपया आएगा, तो चाहे बेचारे के पास भले ही एक के पास 9 के पास पूरी ज़मीन हो, मतलब खेती हो, एक के पास कुछ भी ना हो, फिर भी उसे 10 रुपया ही देना पड़ेगा। तो इस चीज़ से जो एक प्रकार से जो एक असमानता थी राजस्व मतलब कि भूमि में ये देने की, ये तो वो दूर हो जाती है जब ये आकलन वाली जो माप का जो आदेश देता है। इस प्रणाली से सभी जो वर्ग, जो चौधरी हैं, जमींदार हैं, वो बच नहीं पाते हैं। अब जिसकी जितनी मतलब कि खेती की माप होगी, उसी के आधार पर उसे अब वो कर अदायगी देनी पड़ेगी। अब ज़्यादा खेती है ज़मींदारों के पास तो उन्हें ज़्यादा कर देना पड़ेगा, कम वाले को कम देना पड़ेगा। तो यानी कि अब ये जो मेन वाले हैं, बड़े जो ज़मींदार टाइप कह सकते हैं, इनका बोझ जो है अब ये गरीब बेचारे नहीं ढोएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे वाला बिंदु पर चर्चा करते हैं। भूमि राजस्व नगद के रूप में एकत्रित किया जाता था, कहीं कहीं पर ये गल्ले के रूप में भी एकत्रित किया जाता था। ठीक है, ये बात याद कर लीजिए, ये हर जगह लागू नहीं होता था। इसने राजस्व बकाया, मतलब राजस्व एरिया के बारे में, एरियर जिसे कहते हैं ना, जिसे बकाया पड़ा होता है, कि जानने के लिए एक नया विभाग गठित किया, और इसे दीवान ए मुफ्त खराज का गठन किया। ठीक, दीवान ए मुफ्त खराज, बेसिकली जो इसका काम होता है, ये एक प्रकार से राजस्व बकाया, राजस्व एरियर तो देखता था, साथ ही इसकी जो इसमें जो मेंबर होते थे, जिसमें मुंसीफ इत्यादि जो एक शामिल हुआ करते थे, वो सभी राजस्व जो है इकट्ठा भी करते थे। राजस्व इकट्ठा इसलिए करते थे, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों दी गई, इसका भी रीज़न है। क्योंकि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, जो पहले जो हिंदू अपने क्षेत्रों में राजस्व इकट्ठा करते थे गांव में, उनसे सारे अधिकार छीन ले जाते हैं। मतलब कि उनकी जो पावर थी, मतलब जो गांव से राजस्व इकट्ठा करने की, जैसे चौधरी होते थे, जमींदार होते थे, ये सब से ये इनसे अधिकार छीन लिए गए। ठीक, तो इनकी जो हालत है ये
चौधरी जमींदारों की, ये बिल्कुल ऐसी हो जाती बाद में। ठीक है, मतलब कि पहले जो ऐसे रहते थे और जब से इनसे जो ये जो राजस्व है इकट्ठा करने वाला जो जिम्मा है वो छीन लिया जाता है तो बेचारे बिल्कुल ही दुर्बल हो जाते हैं, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। इतिहासकार लिखते हैं कि जो चौधरी हैं और जमींदार हैं, इनकी जो पत्नियां हैं या स्त्रियां हैं इनके घर की, वो मुसलमानों के घर काम करने जाने लगीं ताकि उनका जो है घर चलता रहे, यानी कि इनकी स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती। तो इस जो फिगर है कि इसके माध्यम से ये दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि पहले ज़मींदार ऐसे थे और उनकी जो स्थिति है ऐसी हो जाती है जब उनसे वो पावर चली जाती है। पावर जब चली जाती है तो दीवान मुस्तखराज में जो मेंबर होते हैं, जो जिन्हें वो नियुक्त करता है, वो राजस्व इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इसके जो भूमि सुधार हैं, यही जो आगामी शासक जो होंगे शेर शाह और अकबर के लिए एक प्रकार का एक फाउंडेशन यानी आधार का काम करते हैं। तो ये है इसके जो भूमि सुधार के अंतर्गत जो इसने कार्य किए। आर्थिक सुधार में यही आ जाता है कि इसने जो टैक्सेस हैं उनको कितने बढ़ाया, ये सब हम उसके जो प्रशासन है ना उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, बेसिकली आर्थिक सुधार के अंतर्गत भी यही है कि आर्थिक सुधार तो तभी होगा जब उसने राजस्व इकट्ठा करने का अलग से प्लान बना दिया, कुछ चीज़ों की नए टैक्स लगा दिए। टैक्स यहाँ तक तो मकान पर भी टैक्स लग जाता है इसके समय, और साथ ही साथ घोड़ों पर भी टैक्स लग जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ पे इसने टैक्स लगा दिया होता है। तो इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा वो एक मतलब ये राजस्व इकट्ठा करने का प्रयास करता है। तो ये इसके जो है भूमि सुधार थे। इन्हीं बिंदुओं पर प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। बाकी जो टैक्स हैं वो दिल्ली सल्तनत में जैसे खिराज हैं और ये जजिया है, ये सभी सेम ही रहते हैं, उनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक अलग चैप्टर में जब लास्ट में देखेंगे दिल्ली सल्तनत की जो एक ओवरऑल एक जो प्रशासन का वीडियो बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो इसकी जो दशा होती है उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, अब हम इसी वीडियो के अंतर्गत इसकी जो स्थापत कला और जो कला संरक्षण है ये भी थोड़ा सा रोल है, इसे ही समझ लेते हैं और ख़त्म करते हैं। इसके द्वारा इसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया। ठीक है, ये जो है अलाई दरवाज़ा है, ये भी दिल्ली पर ही है। अलाई मीनार का भी दरवाज़ा इसने निर्माण कराया, ये भी दिल्ली पर है। इसके अलावा आप जानते हैं कि इसने श्रीनगर की स्थापना की, जिसे दूसरी दिल्ली के नाम से या नौनगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है इसके स्थापत्य कला से जो संबंधित तथ्य हैं। ठीक है, अगर कला संरक्षण की प्राप्त करें तो इसके द्वारा इसके जो काल में अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे जो कवियों को इसने संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, और इसी के शासन काल में अमीर खुसरो पहली बार दरबारी कवि की जो उसको उपाधि मिली, मतलब पद पर बैठा, पहली बार वो किसी शासक का दरबारी कवि बना। तो किसके समय में बना? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, अमीर खुसरो को उर्दू भाषा का पिता कहा जाता है। इसने सितार का आविष्कार किया और इसने लैला मजनू और तुगलकनामा जो है इसकी जो प्रसिद्ध कवियाँ हैं। अमीर खुसरो के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने उसमें जो ट्राइपिलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत है उसके अंतर्गत हमने इन तीन जो हैं उनके बारे में कवर किया था, अलबरूनी और अमीर खुसरो और इब्न बतूता। ठीक है, ये इसकी जो है कला संरक्षण है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके अंतर्गत दीवानी रियासत, नाइबी रियासत, मुनिहास क्या होता है, हुलिया और दाग जो प्रथा है, इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम जो है खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, बेसिकली जो उसमें हम उसकी जो खिलजी का जो प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, साथ ही साथ जो इसके जो आर्थिक सुधार में क्या है, राजस्व की प्राप्ति कैसे होती थी, राजस्व का इंतजाम इसने कैसे किया, इन सब विषयों पर हम उसका चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में आप इनके जो संबंधित है सारे वीडियो देख लीजिए, तब आप एक ओवरऑल शुरुआत से देखिएगा। एक जो कड़ी से कड़ी ये वीडियो जुड़े हुए हैं, बीच से देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिस कर जाएंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाले 2-3 पार्ट हैं खिलजी वंश के, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा, तो आप आसानी से एक जो चीज़ों को रिलेट कर सकेंगे।
जब आप पूरा चैप्टर एक साथ रिलेट कर लेंगे तो आप बहुत ही चीज़ें अपने आप खुद समझ जाएंगे कैसे क्या पढ़ना है, क्या नोट करना है। वैसे जो नोट करने वाली चीज़ होती है उसे मैं कई बार हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो प्रश्न मन में उठ रहे हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो, बेहिचक कमेंट करके पूछ लेना, उसका जवाब आपको तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपकी समस्या का निदान करना ही हमारा ड्यूटी है भाई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।